लास्ट क्लास का रिकैप देखो, इसको बंद कर दे बेटा। क्या था? सबसे पहले हमने फोटोन थ्योरी पढ़ी। फोटोन थ्योरी, फोटोन थ्योरी में जो मेन न्यूमेरिकल्स थे हमने डिस्कस किए। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, इक्वेशन आई एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस में ईवी नॉट। ये दो इक्वेशन आई थी। और लास्ट क्लास में हमने दो ग्राफ बनाए, एक काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का, और एक वी नॉट का और फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहे थे। बंद क्यों कर रहे हो इसको? स्लोप क्या है? एच, एच बाई ई। डन। ये कितना आया था? फाई नॉट बाई ई। ये कितना आया था? मतलब ये वी नॉट था, ये फाई नॉट ही आया था। ये क्या था? न्यू नॉट, न्यू नॉट। मीनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। यहां देखो, इससे पहले कोई ग्राफ नहीं बन रहा, तो इन इक्वेशन से हमने ग्राफ बनाए थे। तो लास्ट क्लास में डिस्कशन किसका था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। यहाँ पे एक लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट आता है, उसको सुनिए। लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ये दो लोगों ने किया था, होलवोक एंड लेनार्ड बोलते हैं इसको। ये लेनार्ड एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रैक्टिकली प्रूव करता है। कैसे? ये देखो, ये डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, किया हुआ है ये आपके नोट्स में मैंने डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे कोई भी सोर्स ले लो, ये यहाँ से लाइट आ रही है। लाइट आ रही है मतलब कौन आ रहे हैं? फोटॉन्स। हमने ये डायग्राम बनाया था ना लास्ट क्लास में। ये अब यही चीज यहाँ हो रही है। यहाँ पे ये जो प्लेट ली जाती है, ये ली जाती है एमिटर प्लेट, और ये क्या ली जाती है? कलेक्टर प्लेट। पहले सुन लीजिए, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को पढ़ना क्या है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये जो कलेक्टर प्लेट है, ये एक बार पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ेगा, एक बार नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ेगा। नाम क्या है इसका? एमिटर। मीनिंग ये एमिट कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जैसे हमने वहां पढ़ा था, शायद आपको याद हो, मैंने 10 जूल की एनर्जी दी, इसको चाहिए कितनी? 7 जूल। तो कितनी एनर्जी लेके निकला था ये? 3 जूल। यानी कि काइनेटिक एनर्जी 3 जूल थी इसकी। लेकिन अब मैं यहां बात कर रहा हूं, मुझे इस एक्सपेरिमेंट में तीन चीजें पढ़नी है। एक पढ़नी है इंटेंसिटी, दूसरा पढ़ना है फ्रीक्वेंसी, और तीसरा पढ़ना है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये तुम्हें अलग से समझ में आ रहा है। ये जो कलेक्टर प्लेट है, तो सोचो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आए, ये कैसे चार्ज है? नेगेटिव। अगर आपने इस प्लेट को पॉजिटिव कर दिया, तो क्या इनका मोशन फास्ट नहीं हो जाएगा? वो इनको खींचेगा। अगर इसको नेगेटिव करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये प्लेट उनको रोकेगी, है ना? तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इट विल बी एक्टिंग लाइक ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह काम करेगा। ये शायद मैंने वहां भी डिस्कस किया था, जब मैंने वहां काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा? ईवी नॉट। ईवी नॉट में कौन आ रहा है? वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ये लेके आ रहे हैं, अब मैं नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ दे के इसको रोक रहा हूँ। ये मैंने बहुत सिंपल डायग्राम बनाया आपके सामने, पूरा नहीं बनाया, पूरा सर्किट है नीचे। एक बार इसको पॉजिटिव से जोड़ रहा है, एक बार नेगेटिव से जोड़ रहा है। सो यहाँ पे इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, कलेक्टर प्लेट, पोटेंशियल। देखो बेटा, जो इंटेंसिटी है, ये अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में इसको पढ़ रहे हो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इंटेंसिटी होती क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एनर्जी बाय एरिया, एनर्जी बाय टाइम क्या होता है? पावर। तो दिस इज पावर बाय एरिया। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में इसकी स्टडी कर रहे हो, स्टडी मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, तुम इंटेंसिटी को चेंज कर करके देख रहे हो। आपने पहले इंटेंसिटी देखी, फिर देखी,
बार बार तुम अलग अलग इंटेंसिटी पे ये एक्सपेरिमेंट करवा के देख रहे हो, तो क्या मीनिंग निकलेंगे वो यहाँ देखने हैं। अब आपके दिमाग में आया सर इंटेंसिटी चेंज करनी है, तो कैसे कैसे चेंज हो सकती है बताओ। दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, ये लाइट है, मान लीजिए ये 5 वोट है, 10 वोट है, आपने क्या किया इसको 50 वोट का कर दिया। अगर आप इसकी पावर बढ़ा दोगे तो इसकी क्या बढ़ गई, इंटेंसिटी। तो पावर चेंज करने से इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है। ये हो गया एक तरीका, तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप सोर्स का डिस्टेंस चेंज कर दो। मतलब जैसे ये बल्ब अभी इतनी दूर है इस सरफेस से, ये बल्ब इतनी दूर है, आप इसको पास ले आओ तो क्या चेंज हो जाएगा, इधर ध्यान दो इधर। अगर मैं बल्ब का डिस्टेंस चेंज करूं तो क्या चेंज होगा, इंटेंसिटी। दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो बल्ब ही चेंज कर दो, दूसरी पावर का लगा दो, बड़ी वाट का लगा दो, या फिर डिस्टेंस चेंज कर दो। तो इंटेंसिटी कैन बी चेंज बाय टू वेज। जैसे ये सोर्स यहाँ है, ये सोर्स से लाइट आ रही है, आप क्या करें, आप इस सोर्स को पास ले आए तो आपने क्या चेंज कर दी, इंटेंसिटी चेंज कर दी। दूर ले गए तो इंटेंसिटी चेंज कर दी। आपने बल्ब भी बदल दिया तो इंटेंसिटी चेंज कर दी। तो इसके बारे में दैट्स ऑल। अच्छा, इसके बारे में फ्रीक्वेंसी के बारे में, जैसे मैंने कहा मेरे को ये एक्सपेरिमेंट कराना है और मेरे को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कराना है, आप कैसे करा सकते हो बताओ। आपके पेपर में भी आ रहा ना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, केमिस्ट्री वाला के सिलेबस में होगा ये। हाँ, बताओ फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे चेंज हो सकती है, कैसे चेंज हो सकती है फ्रीक्वेंसी। अरे विब ग्योर, 9th 10th क्लास की बातें हैं यार। कलर चेंज करके, अब अभी व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट से आप इसको रेड कर दो, ब्लू कर दो, येलो कर दो, क्या चेंज हो गई। हाँ, तो अब आप क्या करोगे इस एक्सपेरिमेंट को, एक बार रेड से करके देखोगे, एक बार ब्लू लाइट से करके देखोगे, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करा करा के देखोगे। सही है। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। क्या ये जो एनर्जी है ये कौन लेके आ रहा है, फोटॉन्स। कौन लेके आ रहे हैं, फोटॉन्स। अगर मैं एनर्जी बढ़ा रहा हूँ तो इंटेंसिटी का सीधा सीधा असर होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर, होता है कि नहीं होता है। अब सोचो मैंने यहाँ लास्ट क्लास में लिखा था एच न्यू। अगर ये फोटोन इतनी एनर्जी लेके आया और ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, अब मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैंने ये चेंज कर दी, अब मैंने बढ़ा दी, तो क्या फोटोन ज्यादा एनर्जी लेके आएगा। अरे न्यू बढ़ेगा तो एच न्यू भी बढ़ेगा। मतलब पहले 10 लेके आ रहा था, अब शायद 15 लेके आए। इसको कितनी चाहिए थी, 7, तो अब कितनी लेके निकलेगा ये, 8। भाई 7 तो 15 में से यहाँ चली गई, बाकी बची हुई को क्या बना लिया उसने, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये किस पे असर डाल रही है, ये किस पे असर डाल रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो इंटेंसिटी का असर नंबर ऑफ फोटॉन्स पे होता है, और फ्रीक्वेंसी का असर किस पे होता है, होता भी है ये रहा, ये फ्रीक्वेंसी का असर काइनेटिक एनर्जी पे हो रहा है। ग्राफ बनाया ना हमने इसमें, ये फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। और ध्यान रखना आपके पेपर में ये ग्राफ ऐसे नहीं ऐसे बने मिलेंगे, ऐसे ऐसे। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, न्यू नॉट। इससे पहले ग्राफ क्यों नहीं बना, इससे पहले ग्राफ इसलिए नहीं बना क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले कोई इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। जब निकला ही नहीं तो कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगी ही नहीं। तो फ्रीक्वेंसी इज टोटली अफेक्टिंग व्हाट, द काइनेटिक एनर्जी। बट इंटेंसिटी से किस पे असर आ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। जो ये भूल गया उसके क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, ध्यान रखिए। अब आइंस्टीन की जो ये इक्वेशन है, ये इसकी क्या अजम्पशन थी, एक फोटोन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखो, अगर मैं अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या बढ़ गए, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊं इसका मतलब मैं ज्यादा फोटॉन्स डाल रहा हूं, और ज्यादा फोटॉन्स का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। बताइए, सबसे पहले हम किस पे आ रहे हैं, इस वाले फैक्टर पे, इंटेंसिटी वाले पे।
दो ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले आई, आई कौन है? फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आई इस पे डिपेंड कर रहा है। कौन था ये एक्स, बताना। एक्स का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? 5 × 10⁻20। ये प्रॉब्लम है तुम्हारी बहुत बड़ी, 5 मिनट की चीज रिवाइज नहीं कर सकते। तुम्हारे को अभी तक ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ। मैंने तीन चीजें निकलवाई थी, एन, स्मॉल एन, एक्स, तीनों का सेम फॉर्मूला निकला था। एक में ई इंटू लेमडा, पी इंटू लेमडा, आई इंटू लेमडा, ये निकलवाया था। इसका मतलब दैट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये जो करंट बनेगा इस ट्यूब के अंदर, क्या ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले? निकले। अब देखो, अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। और जब ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज्यादा करंट बनेगा। तो इसका मतलब आई किस पे डिपेंड कर रहा है? फोटॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। और ये फोटॉन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? आई पे। इसका मतलब ये आई इसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, आई और ये आई, तो ये स्ट्रेट लाइन आता है। डन। लेकिन यहाँ पे ना आपसे छोटे छोटे सवाल ये पूछे जाते हैं, जैसे आई का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। बच्चे समझते हैं कि टी घटाने से आई बढ़ जाएगा। टी घटाने से आई नहीं बढ़ा। यहाँ पे क्या बढ़ाने से बढ़ा? क्यू बढ़ने से आई बढ़ा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जितने फोटॉन्स ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना चार्ज बढ़ जाएगा। जितना चार्ज बढ़ेगा उतना आई बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहला ग्राफ इंटेंसिटी में ये बनता है, यानी कि ये कौन है? करंट, और ये कौन है? इंटेंसिटी। तो किस पे असर डाल रही है ये? और नंबर ऑफ फोटोन किस पे असर डालेंगे? क्यू पे। क्यू बढ़ेगा, आई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसने क्या करा। अब ये ग्राफ बनाएगा आई में और वी में। ये वी कौन है? ये कलेक्टर प्लेट की पोटेंशियल है। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। अब सोचो, जैसे ये, अब मैंने इसको, ये कौन से, इधर कौन है? पॉजिटिव। इधर कौन है? इसका मतलब मैंने पहले प्लेट को क्या किया? पॉजिटिव। अब स्टार्टिंग से देखते हैं। अगर मान लो मैंने इसको किसी पोटेंशियल से जोड़ा ही नहीं, इसको पोटेंशियल से जोड़ा ही नहीं, इसका मतलब ये जीरो पोटेंशियल पे है। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे? क्या ये अकेला फैक्टर है जो इनको चला रहा है? नहीं। भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्या ये कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकले हैं कि नहीं निकले हैं? निकले। तो ये काइनेटिक एनर्जी लेके निकले हैं, तो ये चलेंगे भी, और चलेंगे तो करंट बनेगा भी। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हमने देखा, जब कलेक्टर प्लेट की पोटेंशियल कितनी थी? जीरो। तो हमें तब भी क्या मिला? करंट मिला। मतलब आई जीरो नहीं है यहाँ पे। तो आई जीरो नहीं है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ, अगर मैं इसकी, इस प्लेट की पोटेंशियल क्या करता जाऊं? पॉजिटिव। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे पोटेंशियल बढ़ाता चला गया। जब पोटेंशियल बढ़ाते चले गए, तो यहाँ का जो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, इनका मोशन फास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो करंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो हमने देखा करंट बढ़ा। करंट बढ़ा बढ़ा बढ़ा। ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो तुम्हारे नोट्स में बनाया है। यहाँ पे जीरो पोटेंशियल पे करंट जीरो नहीं है, ऑलरेडी है वहां पे। फिर करंट बढ़ा और उसके बाद ये फिर सैचुरेट हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है ये। मतलब एक लिमिट तक ये करंट बढ़ रहा है, उसके बाद ये सैचुरेट हो रहा है। फिर ये काम तुमने कब किया? क्या पढ़ रहे हैं हम? इंटेंसिटी। इसका मतलब ये मैंने किसी I1 पे करके देखा। मैं ये क्या कह रहा था मैं यहाँ पे? इंटेंसिटी चेंज कर करके देखेंगे। और ये याद रखना, जब भी तुम इसको पढ़ो, इसको, तो इसको क्या रख लो? कांस्टेंट। जब इसको पढ़ो तो इसको कांस्टेंट। ये पढ़ाई ऐसे ही करी जाती है। जब आप इसको चेंज करोगे तो आपको ये कांस्टेंट रखनी पड़ेगी मजबूरन। यहाँ पे फिर हमने फिर देखा, फिर देखा, ये देखा। इसके बाद फिर तुम्हें ऐसा मिला, ये किसी इंटेंसिटी 2 पे देखा मैंने। यहाँ पे मतलब आप ऐसा मान सकते हो, पहले मैंने 5 वोल्ट का बल्ब ले लिया, फिर मैंने 10 का ले लिया, फिर मैंने 15 का ले लिया। इसका मतलब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई। तो मैंने फिर देखा, 3 पे देखा,
और ये इस तरीके से। लेकिन क्या ये तो किस पे देख रहा हूं मैं, पॉजिटिव पे। अब मैंने किया, इस पोटेंशियल को मैंने नेगेटिव कर दिया, क्या तुम्हें लग रहा है ये नेगेटिव पोटेंशियल इन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगी? रोकेगी। तो मीनिंग ये देखो, यहां से ये रुके, रुक गए, फिर ये रुक गए, ये रुक गए, और ये रुक गए। जिस पोटेंशियल पे ये रुके उसका नाम क्या है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। देखो, मुझे एक चीज समझाइए, जो इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, क्या वो जरूरी है वो सरफेस पे ही हो? जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये सरफेस पे है, लेकिन क्या कोई इलेक्ट्रॉन डीप सीटेड हो सकता है? मतलब वो इनर एनर्जी लेवल्स का भी हो सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया 7 जूल, ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें इनकी ऑब्जर्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। आपसे पूछेगा वो इंटेंसिटी से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन क्या क्या आई थी पेपर में, बोर्ड में ये ग्राफ भी दिखा देगा तुम्हारे को, इससे इसको बोलेगा इसको पढ़ के बताइए इसमें से क्या क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? पहले ये 7 जूल है, ये कौन था? फ्री इलेक्ट्रॉन, सरफेस पे है ये, सरफेस पे ये इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये 7 जूल तो लेगा। 7 जूल लेके यहाँ यहाँ यूज हुई, बाकी कितनी बची? 3 जूल, वो लेके निकल गया। लेकिन मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इससे डीप सीटेड है, क्या वो कहेगा कि पहले मुझे सरफेस पे लाओ फिर मैं निकलूंगा? इसका मतलब पहले उसको सरफेस पे लाने के लिए एनर्जी लगेगी। तो अगर मान लीजिए कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए उसको 8 जूल चाहिए, 1 जूल तो उसको ऊपर आने के लिए और 7 जूल वहां से जाने के लिए, तो टोटल 10 में से कितनी खपत हो गई? 8। कितनी एनर्जी लेके निकला? 2। बात समझ में आ रही है? अब मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूं, मैंने यहाँ पे देखा कि I3, I2, I1, ये मैंने लेट किया है कि मैंने इंटेंसिटी जब ज्यादा ली तो मैंने देखा इस तरीके से ग्राफ आए। पर सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट क्या है, ये जब मैंने इस इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन निकाले वो भी उसी से रुक गए, जब मैंने इस इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन निकाले वो भी इसी पोटेंशियल से रुक गए, और ये भी इससे रुक गए। इसका मतलब क्या ये इन पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। तो कितना बड़ा फैक्टर आ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी, एक पहली चीज। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है। अब इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, जैसे मान लीजिए इसने कोई इलेक्ट्रॉन निकलवाया, वो 15 जूल का है, मतलब वो 15 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके निकला। सोचो इस पोटेंशियल ने, जैसे मैं बढ़ाता चला गया, -1, -2, -3, -4, मैंने -4 पे मैं पहुंचा, -4 पे जाके मैंने देखा कि उसने 15 जूल वाला रोक दिया, 15 जूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो रोक दिया। ये जो नीचे वाली इंटेंसिटी है, मैंने देखा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी अलग है, कम है, तो जो 15 जूल वाले को रोक देगा वो 10 जूल वाले को तो अपने आप ही रोक देगा। आप सोचो ना, जो सबसे तेज भाग रहा है आपकी पोटेंशियल ने उसको रोक दिया, जो उससे कम काइनेटिक एनर्जी के होंगे वो तो अपने आप ही रुक जाएंगे। तो हाईएस्ट, ये जो ये वाली पोटेंशियल है, ये ये हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले को रोक रही है, तो नीचे वाले तो अपने आप ही रुक गए। तो क्या क्या रिजल्ट्स निकले हैं जो नोट्स में लिखे हैं? काइनेटिक एनर्जी सबकी डिफरेंट, सबकी डिफरेंट। दूसरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया कि वी नोट का ग्राफ बनाओ आई के साथ, ये कैसे बनाओगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ आई के साथ, क्या इंटेंसिटी पे पोटेंशियल डिपेंड कर रही है? ये नहीं कर रही है, तो कांस्टेंट आ जाएगा। भाई किसी एक इंटेंसिटी पे तुमने देखा ग्राफ कैसा आया, किसी एक इंटेंसिटी पे ग्राफ आया तो ये कांस्टेंट आ गया, ठीक? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या क्या रिजल्ट निकले? पहला बोलना, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम है। वी नॉट किस पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब इंटेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी किस पे असर डालती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे असर डालती है। जो आई आता है करंट, क्या वो आई के क्या आता है? डायरेक्टली आता है। सही है। तो ये चीजें, पहला ग्राफ, ये ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट आई के डायरेक्टली आ रहा है। यहां तक कुछ पूछना हो किसी को? क्लियर है?
देखो इसको ना कितना भी डिटेल स्टडी आप कर सकते हो, आप इसके बारे में ना, इस ट्यूब के बारे में कितना 1 घंटे तक बोल लो, लेकिन जो रिजल्ट आपके काम के वो यही है। डन। उसके बाद आइए, उसके बाद हम किसको चेंज करेंगे, कि अरे क्या हो गया, क्या पोटेंशियल को तो मैं साथ साथ पढ़ ही रहा हूँ। ये देखो, ये वाला तीसरे वाला पॉइंट तो मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ, कभी इसको पॉजिटिव कर रहा हूँ कभी नेगेटिव कर रहा हूँ, वो क्या असर डाल रही है वो हमें दिख रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, कलर चेंज करके। तो कलर चेंज कराएंगे, पहले रेड से, फिर ब्लू से, फिर ग्रीन से। तो हमने जब ग्राफ देखा, ये ग्राफ भी किसका बन रहा है, इस लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के जितने ग्राफ हैं वो सारे आई और वी के बीच में बन रहे हैं, ये ध्यान रखना, पजल मत होना। आई वर्सेस वी, ये हमने देखा ग्राफ तो यहीं से स्टार्ट होगा, ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये सैचुरेट हो रहा है, बड़ा, ये सैचुरेट हुआ। लेकिन इसने क्या देखा, जब तुमने अलग अलग इंटेंसिटी पे देखा ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे देखा, इंटेंसिटी क्या रखी, अब इन इंटेंसिटी को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा। फ्रीक्वेंसी किस पे असर डालती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर तुमने ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन भेजा, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी भेजी, और ज्यादा एनर्जी भेजेगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, हाँ या ना। तो यहां से ये कहीं यहाँ रुक रहा है, ये यहाँ वी नॉट पे यहाँ रुक रहा है, मैं मान रहा हूं ये वी नॉट है पहले के लिए, मतलब जब मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ν1, सही है। जब मैंने फ्रीक्वेंसी 1 से क्या निकलवाए, डिस्टरबेंस हो रही है, क्या बात कर रहे हो, 0 1, ये ν1। जब मैंने दूसरे के लिए देखा, ये बड़ा बड़ा बड़ा, ये सारे एक सेचुरेट हो गए, ये सेम सेचुरेशन आएगा, लेकिन इनका इनका पोटेंशियल क्या आ रहा है, ये यहां जाके रुक रहा है, V0। नेक्स्ट वाले में देखा, इसमें भी इसने जो सेचुरेशन है एक दिखाया, और ये यहां जाके रुक रहा है, V03। इसका मतलब निकालना एक बार ये वाला ग्राफ, जिसके पास नोट्स हैं, क्या मैंने ये ν1 के लिए बनाया, ये किसके लिए बनाया, ν2 के लिए, किसके लिए, ν3 के लिए। मतलब मैंने ν3, ν2, ν1 ये ऑर्डर लिया, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। सोचो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आई कि नहीं आई, आई। इसका मतलब इसका सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी पर रोल था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कोई यहाँ रुक रहा है, कोई यहाँ रुक रहा है, कोई यहाँ रुक रहा है। आपके ऑब्जर्वेशन में लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक, दूसरा, बातें मत कर, फॉर हायर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव। इसको सुनिए ध्यान से बेटा, ये जो ν3 है, क्या ये सबसे ज्यादा है, ये V03, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है, नहीं है। जैसे मान लो ये -1 है, -2 है, -3 है, तुम जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन भेजोगे, उससे निकले गए इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल से रोके जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन है इन ग्राफ से, ये दो ही ग्राफ है सबसे मेन। उसके बाद सेकंड थर्ड लिखा है वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर ऑल एज सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ये देखो, ये जो सैचुरेशन होता है ये किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। क्यों, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तुमने इंटेंसिटी को क्या रखा इधर, कांस्टेंट। ये भी सवाल हो सकते हैं कि ये सैचुरेशन इनका सेम क्यों आ रहा है, तो आप बोलना दैट इज दिस सैचुरेशन वैल्यू इज डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी, बिकॉज इंटेंसिटी इज अफेक्टिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उसके हिसाब से सैचुरेशन आएगा। एक भीड़ भाग रही है, वो किसी एक पॉइंट पे सैचुरेट हो रही है, जितने ज्यादा लोग होंगे वो अलग अलग लेवल पे सैचुरेट होते हैं। वहां पे आप इंटेंसिटी चेंज करा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहे हो जो निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहे। यहाँ पे तो इंटेंसिटी तुमने क्या रख ली, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर तुम पहले 5 फोटोन डाल रहे थे, तुम अभी भी 5 फोटोन ही डाल रहे हो और 5 इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं,
तो सैचुरेशन इनका सेम आ रहा है। मीनिंग समझ में आ गया? अब ये फ्रीक्वेंसी किस पे असर डालती है बताना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाओ, कैन यू? मैंने बनवा दिया क्या? मैंने ऐसा ग्राफ बनवाया था? देखो ऐसा लगता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बढ़ भी रही है, लेकिन कॉमन सेंस कहती है कि जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी नहीं तब तक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी नहीं। इसका मतलब वो जीरो से स्टार्ट तो नहीं होगा। अगर इन देखो ये अभी ग्राफ है ना, एक सीरीज में चल रहे हैं। आपसे आपको ये चीज समझ में आ रही है? जब आप इस चैप्टर को वाइंड अप करके रख दोगे और तो तुम्हारे से कोई रैंडम पूछेगा ना कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ, तो तुम तुक्के मारोगे। तुम सोचोगे सर ने बताया था कि न्यू बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो बहुत सारे बच्चे इस ग्राफ को ऐसा बना देंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर 1 मिनट भी अपने दिमाग में प्रोसेस करोगे कि कोई भी ग्राफ जब भी बनाया जाता है उसकी एक इक्वेशन होती है, और हमारे पास एक ही है। कौन से वाली? एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी, वहां से बनाया मैंने इसको। अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे फाई आता था, वर्क फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, क्या इस फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रही है? कर रही है। देखो ना, ये न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 चेंज, ये चेंज तो ये चेंज, लेकिन इंटेंसिटी पे ये चेंज नहीं हो रही, तो ये तभी कांस्टेंट आया था। तुम्हारे इसमें निकालिए कुछ ग्राफ्स मैं बता रहा हूं, जैसे अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है? नहीं करती। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। जैसा स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बना है ऐसा ही काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनेगा। किसके ऊपर? तो ये कांस्टेंट आ गया। चलो ये बताना, आई और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। बताइए, बता देव, काफी देर से हंस रहा है तू, बता। है? बोलो। क्या ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हमने भेजी? यहाँ देखो, यहाँ इस ये फ्रीक्वेंसी हमने भेजी किसके थ्रू? फोटोन के थ्रू। मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन आया, क्या लेके आया? एनर्जी लेके आया। क्या निकलवा दिए? इलेक्ट्रॉन्स निकलवा दिए। जब जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मूव करेंगे, तो करंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन यार, न्यू नोट से पहले तो करंट भी नहीं निकलने वाला। न्यू नोट से पहले करंट नहीं निकलेगा, और आपको पता है ये आई क्या रहेगा? सेम रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई किस पे डिपेंड करता है? आई पे ही करता है। मतलब स्मॉल आई इज डिपेंडिंग ऑन कैपिटल आई, स्मॉल आई इज नॉट डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी। आपने थ्रेशोल्ड पे इलेक्ट्रॉन्स निकलवा दिए, ये देखो मैंने क्या कहा था, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी में रोल किसका ले रहे हैं हम? क्यू का। तुम फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी बढ़ा लो, अगर इंटेंसिटी सेम है, तो 10 फोटोन डाल रहे थे, अभी भी 10 फोटोन ही डल रहे हैं और 10 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, तो ये तो क्यू सेम रह रहा है। इसका मतलब आई तो सेम रह रहा है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। लेकिन ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? थ्रेशोल्ड से। इसको ध्यान रख लेना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आई न्यू पे डिपेंड करता ही नहीं, करता नहीं तो ऐसा बना दो। नहीं, ये ऐसा बनेगा, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, निकलेगा नहीं तो करंट बनेगा ही नहीं, सारे ग्राफ खत्म। समझ में आ गया? तो अगर आप इनको एक जगह बनाओगे, अब सुनिए अब मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ रहा हूं जो आपके नोट्स में लिखे, लॉज किसके? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज। कुछ तो मैंने बता दिए थे, जैसे एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ये एक लो है ना, लो में आता है। एक ये इंस्टेंटेनियस होता है, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को टकराया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये इतना इंस्टेंटेनियस है, मतलब आपको लगेगा इसमें कोई टाइम गैप है ही नहीं, टकरा रहा है और उसी वक्त पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। लेकिन नेक्स्ट में जब हमने देखा क्या क्या था, और भाई फ्रीक्वेंसी किस पे असर डाल रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। इंटेंसिटी किस पे डाल रही है? नंबर ऑफ, ये लो है। अब देखो बातों बातों में लो पूरे हो गए। यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर ए गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड। इसका मतलब थ्रेशोल्ड से पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ये भी एक लो है।
इसके बेस पे देखो कितने ग्राफ बनाए हमने। थ्रेशोल्ड से पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इट्स अ लॉ। ये एक इंस्टेंटेनियस है, प्रोसेस है, ये भी एक लॉ है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा, ये एक अजम्पशन है, वो भी इसने लॉ में डाल दी है ना। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ओवरऑल क्या निकला? काइनेटिक एनर्जी डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, दैट्स अ लॉ। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। अब सोचो, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ये किस नेचर को दिखाता है? पार्टिकल नेचर को। लिखा था ना मैंने, डेपिक्ट पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर से हमने करवाया। अगर मैं वेव लेता तो वेव लेता, इसकी जगह वेव भेजता, फोटोन ना भेजता, तो क्या होता? टाइम लेता। वेव एनर्जी लेके चलती है। पहले वेव क्या होगी, अगर इस सरफेस पे वेव डल रही है तो वेव पहले एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब सोचो, पहले सरफेस में एब्जॉर्ब हुई एनर्जी, फिर उस सरफेस के इलेक्ट्रॉन ने वो ली, और फिर वो निकले। तो दैट्स अ टाइम टेकिंग फिनोमेना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल इज स्ट्राइकिंग द पार्टिकल और उस इलेक्ट्रॉन को निकलवा रहा है। अच्छा, वेव थ्योरी कहाँ फेल हुई और कहाँ फेल हुई? एक तो यहाँ फेल हो गई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा होना चाहिए था, इंस्टेंटेनियस। वेव से करवाया, नहीं हुआ इंस्टेंटेनियस, टाइम लिया उसने। दूसरा, हम इतनी देर से गाना गा रहे हैं कि थ्रेशोल्ड से पहले कुछ निकलेगा नहीं। जब हमने वेव ली, थ्रेशोल्ड से पहले निकल गया। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। जब हमने वेव से कराया यही एक्सपेरिमेंट, तो हमने देखा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब मैं यहां कह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पे डिपेंड, और इंटेंसिटी पे डिपेंड कौन नहीं करता? काइनेटिक। इधर सुन ले बेटा, इधर इंटेंसिटी देखो, अगर पेपर क्लियर नहीं होता ना, चाहे वो 1 से ना हो और चाहे वो 50 से ना हो, वो क्लियर नहीं होता, समझ रहे? और ये इन कमियों की वजह से होता है। ढंग से सुन लोगे, पता नहीं कहाँ काम आ जाएंगी चीजें। समझ रहे हो ना? फेलियर फेलियर होता है, चाहे 1 नंबर से हो, चाहे 50 नंबर से हो, चाहे 200 से हो। अगर तुम मान लो तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा, तुम्हारे 720 में से 660 मार्क्स हैं, 670 हैं, तो तुम उस 300 वाले के बराबर ही हो जिसके 300 आए हैं 720 में से। ये बात ध्यान रखिए। और ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम ना बहुत सारी चीजें ऊपर से जाने देते हैं, और हम बिल्कुल सुपरफिशियल जो चीजें होती है ना उनको देखते हैं और सोचते हैं इनसे हमारा सब कुछ हो जाए। नहीं होता। अब एक सोच के देखिए, क्या ये ग्राफ नॉर्मली नहीं पढ़ाए जा सकते? मेरी मेरी इतनी एनर्जी क्यों लग रही है? मैं सिर्फ इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि तुम्हें एक एक पॉइंट समझ में आए, लैंग्वेज समझ में आए। वो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं होंगे। अब वेव थ्योरी के फेलियर के रीजन दे दिए 4। अब मान लो तुम्हारे नीट का ही लगा लो, तुम्हारे पेपर में कुछ इस तरीके से पेपर फ्रेम कर दे। आजकल पता है एलिमिनेशन मेथड्स आर गेटिंग एलिमिनेटेड। एलिमिनेशन मेथड्स आर गेटिंग एलिमिनेटेड मतलब, पहले लोग करते थे पहला तो हो ही नहीं सकता, दूसरा हो ही नहीं सकता, बचे तीसरा चौथा। तो मतलब तुम पहले दूसरे को एलिमिनेट कर रहे हो। और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे करते भी हैं ऐसे। लेकिन आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, एलिमिनेट को, मेथड को ही एलिमिनेट कर रहा है। वो 4 ऑप्शन देगा, क्या करेगा, नीचे फिर ऑप्शन देगा, 1 2 3 करेक्ट, 1 एंड 2 ओके, 2 3। इसका मतलब आपको चारों स्टेटमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। फिर क्या करोगे बताओ? तो वेव थ्योरी का फेलियर इज बीइंग एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ऑप्शन दे दिए। मैं वही समझा रहा हूँ कहाँ कहाँ फेल हो रहा है। थ्रेशोल्ड से पहले इलेक्ट्रॉन निकल गया वेव में। वेव थ्योरी में इंस्टेंटेनियस नहीं हुआ, टाइम टेकिंग था। यहाँ पे हमने देखा इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। वेव में देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो इस पे डिपेंड कर रही थी। सब कुछ उल्टा हो रहा था वहां पे, तो इसलिए वो फेल हो गई वो थ्योरी। तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, दैट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंप्लीट हो गया आपका। 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। एक फोटोन थ्योरी, मतलब फोटोन के बारे में सब पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो उसके बेस पे था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी न्यूमेरिकल्स दिखा रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्या है, इन्हीं के ऊपर एच न्यू नॉट इन ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस।
क्या होता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? मतलब जब जो चीजें आपको ऐसे समझाई जा रही थी कि लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, बार बार इसने कहा कि हाइपोथेसिस है, ये ड्यूअल नेचर की है। इसने प्रूव किया कि हर चलते हुए पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। जैसे आपने आपने फॉर्मूला देखा P इक्वल्स टू एच बाई लेमडा। क्या ये P जो है ये मोमेंटम है किसका? फोटोन का। फोटोन इज ए पार्टिकल। अब पार्टिकल के फॉर्मूले में लैम्डा का क्या ही काम? सोचो, लैम्डा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव, लेकिन पार्टिकल के फॉर्मूले में लैम्डा आ रहा है। दैट मीन्स समवेयर ए वेव इज एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल। उस पार्टिकल के साथ कोई वेव एसोसिएटेड है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा मैटर वेव्स, मटेरियल वेव्स। मतलब हर चलते हुए पार्टिकल के साथ, क्यों? हर चलते हुए पार्टिकल के पास मास होता है। हमने फोटोन का रेस्ट मास कितना बोला था? 0। जब वो फोटोन चलेगा तो उसके पास मास आ रहा है। तो मास आ रहा है तो उसके पास भी एक मैटर वेव है, लेमडा है। तो हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। अपने नोट्स में देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम एक्ट एज ए वेव एंड समटाइम एज ए पार्टिकल। एक चीज तो मैं बता रहा हूँ, देखो, ये आपको लोअर क्लास में, अभी कल कल की मैं आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट था मेरा, उसका पेपर था, वो बीटेक कर रहा है अभी कंप्यूटर साइंस से, राइट? पूरे फर्स्ट ईयर में सेम चीजें अपियर हो रही हैं। कल वो इसी के नोट्स मांग रहा था। आप मेरी चैट देखो, वो कह रहा था सर एसी के इनके इनके नोट्स दे दो। तो सेम चीजें ट्वेल्थ की सेम फर्स्ट ईयर में अपियर हो रही हैं। मतलब ये आपका 1 साल तक पीछा नहीं छोड़ने वाली ये चीजें, आप किसी भी स्ट्रीम में जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि अब ढंग से पढ़ लोगे, अगला साल बहुत आसान तरीके से जाएगा। एक एक वर्ड आता है यहाँ पे, वेविकल। ये देखो, वेव प्लस पार्टिकल। मुझे याद नहीं है ये किस राइटर ने लिखा हुआ है, एक किताब में लिखा हुआ था, मेरे को अच्छा लगा, वेव पार्टिकल, वेव प्लस पार्टिकल। तो इसने इसको कंबाइन करके ना वेविकल बोल दिया। वेविकल, ये वर्ड बहुत कम दिखता है। वेविकल मतलब लाइट की दोनों नेचर है, वेव भी और पार्टिकल है, तो दैट इज अ वेविकल नेचर। एक दूसरा, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, इसमें कुछ चीजें हम प्रूव करते हैं। बताइए, लैम्डा चलते हुए पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, उसका नाम होता है मैटर वेव। और उस मैटर वेव को डी ब्रोगली ने कहा कि इसको मैटर ना कह के डी ब्रोगली वेव बोल दो। तो अब जितने भी लैम्डा आएंगे उस लैम्डा के नीचे डी लगा देंगे। ये कौन सी वेव आ जाएगी? डी ब्रोगली वेव। कुछ कैलकुलेशंस आपके यहाँ पे क्यों हुई है, मैं समझा रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनिए। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि थर्मोडायनेमिक्स आती है किसी को? थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल एनर्जी कितनी होती है किसी भी पार्टिकल की? है 3 को छोड़ दे, जनरल बता। F/2 kT, ये फॉर्मूला होता है जो तुम मैकेनिक्स में बोलते हो ना, हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे ही थर्मल फिजिक्स में किसी पार्टिकल की एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज गिवन बाय दिस। व्हाट इज एफ हियर? डिग्री ऑफ फ्रीडम। सुनिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो कितने एक्सिस में फ्रीली मूव कर सकता है। अगर वो 3 एक्सिस में मूव कर सकता है, दैट इज 3/2 kBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये एनर्जी होती है। चलो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, छोटी छोटी चीजें बताइए। पी का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, जो एनर्जी होती है, क्या वो 3/2 kBT भी होती है? किसी टी टेम्परेचर पे किसी पार्टिकल की एनर्जी इतनी होती है, लेकिन उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। अब यहाँ पे ये एनर्जी कौन सी है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनको हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। 3। फोर्थ, इन दोनों का रिलेशन पता है क्या होता है? बताना। तो काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय, पी कितना आएगा? 2m काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, ई का फॉर्मूला क्या होता है? एम सी स्क्वायर। सुना है? अब इस ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से सारी चीजें हम बना रहे हैं। एनर्जी का फॉर्मूला बताना, फोटोन की कितनी होती है? एच सी बाय लेमडा होती है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ई इक्वल्स टू, इसको एम सी इंटू सी लिख लो। क्या आएगा?
ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये मैंने बेसिक फॉर्मूला आपको बताया जो आपको नॉलेज में होने चाहिए। अब चीजों का डेरिवेशन देखिए, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। एम सी क्या है? एक तरीके का मोमेंटम। भाई मास इंटू वेलोसिटी, सी है वी है कोई भी हो, तो एम सी क्या है? मोमेंटम। पी इंटू सी, तो ई इक्वल्स टू पी इंटू सी। अब मुझे बताओ एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है? एच सी बाय लेमडा। अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो पी किसके बराबर आ रहा है? एच बाय लेमडा के। मतलब जो पूरे चैप्टर में हम बार बार बोल रहे थे पी की वैल्यू एच बाय लेमडा, दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम हियर, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से। मैंने एम सी को इस तरीके से रखा, उसको मैंने मोमेंटम रखा, देन कंपेयर किया, एंड अकॉर्डिंगली मेरा एक्सप्रेशन एच बाय लेमडा आ गया। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद ये देखो, इस h बाय लेमडा में ये क्या रहा है? लेमडा इक्वल्स टू h बाय में p। डन। ये कौन सी वेवलेंथ है? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? टॉपिक पढ़ रहे हैं डी ब्रोगली, यानी कि दैट इज लेमडा डी। अब ये h बाय क्या है? एम वी। सोचो, अगर ये v है, इसको एक बार दो तरीके से भर के देखो। एक बार v को जीरो भरो, एक बार v को इन्फिनिटी भरो। सोचो अगर v जीरो हो जाए तो लेमडा इन्फिनिटी आ गया, और इन्फिनिटी का सीधा सीधा मतलब है नॉट डिफाइंड। तो डी ब्रोगली ने तो सीधा क्लियर कर दिया, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है ना, तो उसके साथ तो डी ब्रोगली वेव है नहीं, और चलेगा तो होगी। अब वी इन्फिनिटी है, वी इन्फिनिटी जिसको हम अप्रोच कर ही नहीं सकते, जो वी इन्फिनिटी अप्रोच हो ही नहीं सकती, तो लेमडा कितना चला जाएगा? जीरो चला जाएगा। तो यहाँ पे लेमडा इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे लेमडा जीरो जा रहा है, और दोनों का कोई मीनिंग खास निकल नहीं रहा है। लेमडा इन्फिनिटी इज नॉट पॉसिबल, आप किसी चीज को अप्रोच कर ही नहीं सकते। और आप कह रहे हो कि v की वैल्यू इन्फिनिटी, इसका मतलब तुम वेलोसिटी भी इन्फिनिटी नहीं बना सकते। बात समझ में आ गई? तो रेस्ट पार्टिकल के साथ, जो पार्टिकल रेस्ट पे है, उसके साथ डी ब्रोगली का कोई लेना देना नहीं है। ये किसके साथ होता है डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट? डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। एक नेक्स्ट, एक आपने वेव फंक्शन सुना है कभी? आपकी शायद केमिस्ट्री में कोई श्रोडिंगर इक्वेशन करके कुछ पढ़ते हो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो आपने आज तक है ना ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने, आप इनको फिजिक्स के पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, आपका दिमाग खुलेगा इन चीजों के लिए। जो वेव फंक्शन मैं बात कर रहा हूँ, वेव फंक्शन, उसको साई से दिखाते हैं, साई। और एक क्वांटिटी होती है साई का स्क्वायर, साई एंड साई स्क्वायर। वेव फंक्शन और इसका स्क्वायर, ये क्या दिखाता है? इनके क्या मीनिंग? प्रोबेबिलिटी। यस। इसका मतलब सोचो, अगर कोई वेव है, वेव और पार्टिकल में क्या अंतर होता है? जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल आप यहां से थ्रो करो, तो आप उसको लोकेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप कह दोगे पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल यहाँ है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी स्पेस में वेव डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने अभी क्या कहा? ये वेव कौन सी वेव है? डी ब्रोगली। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई वेव बनाई आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल, ये ना यहाँ पे जो डायग्राम बना के दे रहा है तुम लोगों को, इसको कुछ इस तरीके से बनाना। ये किसी वेव फंक्शन का ग्राफ बनता है ना? इसमें देखिए, इसमें सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है ना? तो ये जो साई स्क्वायर होता है, आपने कहा एक पार्टिकल के साथ वेव है। अगर मान लो तुम्हारे से इस बात के ऊपर कोई पूछ ले कि बता इस वेव में पार्टिकल कहाँ है, जैसे मान लीजिए मैंने वेव बनाई, ये ग्राफ बनाया, ये तो ग्राफ है। अगर कोई वेव है, तुम कह रहे हो ये वेव किसके साथ जुड़ी हुई है? एक पार्टिकल के साथ, और कोई पूछ ले इस वेव में पार्टिकल कहाँ है, तो आप कितने अनसर्टेन हो? बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो, आपको पता ही नहीं है। तो वहां पे कौन काम आती है? प्रोबेबिलिटी काम आती है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि साई स्क्वायर इज ए मैथमेटिकल फंक्शन जो आपको पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी देता है। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो जहां पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो, तो समझ जाना कि इस पॉइंट पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जो श्रोडिंगर इक्वेशंस में आती है। ठीक है? ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट होता है, जेई वालों को बता रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स में साई स्क्वायर, साई, ये बहुत डिटेल्ड में आते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद देखिए, अब आइए रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेव, ये नेक्स्ट क्लास में करा दें।
नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ये चैप्टर ओवर हो जाए।